इस चिंतन मंथन शिविर कार्यक्रम के माध्यम से नमन करता हूँ। विशेष नमन आज जिनकी जयंती है, जिनकी वजह से उत्तर भारत में तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी सम्मान के साथ जिंदगी जीने का काम कर रहे हैं, उन मानवर काशीराम साहब को मैं नमन करता हूं और मंच पर आसीन सभी महानुभावों को, जहां उपस्थित सभी श्रोतागणों को, युवा साथियों को, महिलाओं को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आपको जय भीम कहता हूं। दोस्तों, आज काशीराम साहब का दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इस देश के अंदर आजादी के बाद से, या यूं कहूं कि बाबा साहब के इस दुनिया को छोड़ देने के बाद से जिस तरीके से इस देश की सरकारों ने बाबा साहब के साहित्य को, इतिहास को, दर्शन को भुलाने का काम किया, उनके योगदान को, उनके जितने सोशल रिफॉर्म के कार्य रहे उनको दबाने का काम किया। फिर इस देश के अंदर एक महामानव के रूप में जब मानवर काशीराम साहब का आना हुआ और 1980 के दशक के बाद जिस तरीके से उन्होंने बहुजन क्रांति के रूप में इस देश के उत्तर भारत के बेल्ट को डेवलप करने का काम किया और बाबा साहब को पुनः इस देश के अंदर स्थापित करने का काम किया, तो मैं समझता हूं कि आज हमारे लिए एक बड़ी प्रतिबद्धता का भी दिन होना चाहिए और हमें इस चिंतन मंथन शिविर कार्यक्रम में जो हम लोग उपस्थित हैं, हमें प्रतिबद्धता भी लेना चाहिए। और ऐसे कार्यक्रमों में जो गोष्ठियों के रूप में कार्यक्रम होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में मैं समझता हूं वो ही लोग उपस्थित होते हैं जिन्हें चिंता होती है, जिनके मन में जो सवाल होता है, जिनके मन में जिनके दिमाग में जो सवाल होता है कि हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है, उनके उद्धार के लिए कुछ करना है, बाबा साहब के सपनों के भारत को बनाने के लिए हमें संघर्ष करना है, काशीराम साहब के सपनों के भारत को बनाने के लिए हमें संघर्ष करना है। तो आपकी और हमारी उपस्थिति इस कार्यक्रम में ये बताती है कि हमें प्रतिबद्धता लेना चाहिए कि हम बाबा साहब के और मानवर काशीराम के संघर्ष को ऐसे ही आगे बढ़ाने का हमेशा काम करते रहेंगे और प्रदेश की सड़कों पर हमेशा से लड़ते हुए आए। और काशीराम साहब कहते थे कि अधिकार हमें लड़ने से मिलेंगे, गिड़गिड़ाने से नहीं मिलेंगे। तो आपका और हमारा काम हमेशा से गिड़गिड़ाने का नहीं रहा, इस शहर की सड़कों पर लड़ने का रहा है। चाहे फिर हम आरक्षण के लिए लड़े हों, संविधान बचाने के लिए लड़े हों, हम अपने उन तमाम हक और अधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए लड़े हों जिनसे हमारी जिंदगी का सुचारू रूप से तमाम दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का, आदिवासी वर्ग का, अल्पसंख्यक का भला हो सकता है, उन हक और अधिकारों के लिए लड़े हों। आज देश के हालात बहुत विपरीत हैं। देश उन परिस्थितियों से गुजर रहा है जिस सामाजिक गुलामी के खिलाफ बाबा साहब ने, फिर मानवर काशीराम ने लड़ाई लड़ी। उस सामाजिक गुलामी का दौर अब आर्थिक गुलामी के तौर पर इस देश में लाया जा रहा है। वो लाने का काम दुर्भाग्य से हमारे वर्ग के लोगों के चेहरे आगे रखकर इस देश के अंदर किया जा रहा है। चाहे फिर आपने देखा अभी वर्तमान में सीए की व्यवस्था हो, चाहे उत्तराखंड में यूसीसी की व्यवस्था हो, तमाम वो कार्य जिनसे इस देश के दलितों को, पिछड़ों को आर्थिक गुलाम बनाया जा सकता है, वो सारे प्रयास इस देश की मनुवादी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और ये आप और हम जानते हैं कि आर्थिक गुलामी का दौर आएगा, तो ये आर्थिक गुलामी का दौर हमें किस स्तर पर नीचे ले जाएगा, किस गर्च में ले जाएगा और हमारी स्थिति क्या होगी। इसलिए प्रतिबद्धता का दिन ये भी है कि इस व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है जो इस देश के दलित और पिछड़ों को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने का
काम कर रही है। मैं इसी के साथ अपनी बात यहाँ विराम देता हूँ। काफी सारे वक्ता हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ आपको पुनः क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ, आपको जय काशीराम कहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे इस देश की मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ और इस देश के उन लोगों के खिलाफ जो इस देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, जिन्होंने इस देश के संविधान की व्यवस्था जहां हम भारत के लोग से चालू होती है, उन्होंने मैं भारत के प्रधानमंत्री, मैं भारत के गृह मंत्री से कर दी है। उस संविधान की व्यवस्था, जो संविधान कहता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता इस देश के अंदर होगी, लेकिन पूंजीपति देशों को इस देश की संपन्नता और प्रभुत्वता गिरवी रखने का काम जिन लोगों ने किया है, जो संविधान समाजवाद की व्याख्या करता है, जो संविधान धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या करता है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश के अंदर कि जब नई संसद भवन का उद्घाटन होता है और जब वो सांसद पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन की तरफ मार्च करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो उनका जब नई संसद भवन में स्वागत किया जाता है तो संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द गायब होते हैं। तो ये दौर है संविधान बदलने का, वो संविधान बदलने का हर प्रयास कर रहे हैं। इस दौर के अंदर हमें इस दौर में उतनी ताकत से लड़ना है जितनी ताकत से उस गुलामी के दौर में बाबा साहब लड़े और उसके बाद बाबा साहब के ज्ञान को स्थापित करने का, जिस तरीके से बाबा साहब ने किताबों को इकट्ठा किया और इस देश के लोगों को एक संदेश दिया कि किताबें क्रांति के लिए बहुत जरूरी है, और उस किताबों को धरातल पर लागू करने के लिए काशीराम ने लोगों को इकट्ठा करने का काम किया और जन जागरूकता DS4 और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से देने का काम किया। इन दोनों ही कॉम्बिनेशन के साथ हमें लड़ने का काम करना है और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। नहीं तो ये दौर वो है जिस दौर में आप और हम, हो सकता है कि ये चुनाव निकल जाए, उसी के बाद आप और हमारा कोई अस्तित्व न रहे और इस देश की व्यवस्था पूंजीपति के हाथ में हो, अंबानी और अडानी के हाथ में हो। एक छोटा सा उदाहरण देखकर मैं आपको अपनी बात समाप्त करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने अमेरिका के, असल में वहां के वो बहुत बड़े रईस व्यक्ति थे, पूंजीपति व्यक्ति थे, टॉप क्लास के बिजनेसमैन थे। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को फंड देते थे, चंदा देते थे। अभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का भी आज जो कल जो रिपोर्ट आई है अखबारों में छपाया, आपने देखा हो कितनी कंपनियों ने, पाकिस्तान की कंपनी ने भाजपा को चंदा दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ पानी पी पी कर उसे कोसने वाले पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गरीबी को, पाकिस्तान के लोगों को कोसने वाले आज पाकिस्तान से चुनाव लड़ने के लिए चंदा ले रहे हैं। इस पर बात होना जरूरी है कि देश के अंदर आखिर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है, वो भी चंदे के रूप में क्यों हो रहा है, तो इस पर बात होना जरूरी है। मैं बात कर रहा था कि अमेरिका के अंदर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है फाइनेंस करते थे बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से देश के वजीर आजम की, देश के प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी दोस्ती है, और अगर वो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, चुनाव अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो इस देश को आर्थिक गुलाम और इस देश की प्रभुता को अमेरिका के हाथों में रखने वाली जो बात है ना, वो सच होगी और डोनाल्ड ट्रंप उसके मुख्य सूत्रधार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सोचा कि जब मैं राजनीतिक पार्टियों को फाइनेंस ही करता हूं तो क्यों ना मैं चुनाव लड़ूं राजनीतिक पार्टी से, तो उनने पूरी राजनीतिक पार्टी खरीद ली और खुद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो गए और राष्ट्रपति बन गए चुनाव जीतकर। और जब 4 साल बाद उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो वो जब हारे उस चुनाव में तो उनके समर्थकों ने संसद भवन की, वहां की संसद पर हमला कर दिया। किसी देश की संसद जहां से नीति निर्देशन होता है, जहां से कानून बनता है, उस पर हमला करना और उन्हीं के देश के लोगों के द्वारा कितनी बड़ी बात हो गई। तो ये काम हमारे देश में चालू हो गए हैं। और अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा था कि किस तरीके से बाकी पूंजीपतियों ने राजनीति को कब्जा किया, यही काम जहां के अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे लोग कर रहे हैं। और अभी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो मसला आया है, आप सोचिए पाकिस्तान की कंपनी का यहाँ इन्वॉल्वमेंट होना, क्या यहाँ की सरकार 2024 में अगर दोबारा बनती है एनडीए की, भाजपा की, तो पाकिस्तान की
सरकार का, उस कंपनी का, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसका यहाँ क्या इन्वॉल्वमेंट होगा इस देश की सरकार में, ये बात करना जरूरी है। कहीं वो इस देश की सरकार न चलाने लगे पाकिस्तान से बैठकर, इसका बात होना जरूरी है। और ये बात इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आप और हम उस समाजवाद की व्यवस्था को चाहते हैं, उस दलित और पिछड़ों के राज को चाहते हैं, जो कांशीराम साहब चाहते थे, जो बाबा साहब चाहते थे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि हम ऐसे लड़ते रहेंगे पूंजीवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद।